सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नॉवेलिस्ट मोहसिन हामिद पिछले दिनों इस्तांबुल से इटली सफ़र कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि तैयारे में सवार 30 लोग लाहौर से हैं जो मजदूरी के लिए यूरोप जा रहे हैं। अब यही मौजू पिछले दिनों लम्स में होने वाली एक पॉडकास्ट का था जिसमें सामने ये आया कि 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। अब पिछले साल 8.5 लाख के लगभग पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए, जबकि इस साल पहले 5 महीने में 3.25 लाख यहाँ से चले गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ नई सनतें लगने की बजाय पहले वाली भी बंद हो रही हैं। रुपया तारीखी कमी और महंगाई तारीखी इजाफे से अवाम का जीना हराम किए हुए हैं। और मुल्क से जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और जिनके वतन छोड़ने की जो शरह है 2011 में 1% थी और अब 6.5% से तजावुज़ कर चुकी है। उधर यूनान की कश्ती हादसा जो है उसकी जो गूंज है वो आज असम्बली में भी सुनाई दी है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि हादसे में जाँ बहक होने वाले 350 में से 82 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं और हुकूमत इंसानी स्मगलरों को कड़ी सज़ा देने के लिए कानून में तरमीम भी करने जा रही है। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक मोहम्मद हमज़ा, जिन्होंने खौफनाक तफसीलात बताई हैं, उन्होंने बताया कि जी कश्ती में खाना पानी तो दूर की बात, टॉयलेट की सहूलत भी नहीं थी। बहुत से लोग बीमार हुए और बेहोश हो गए। अच्छा, 100 फीट की जो कश्ती थी उसमें जो ठुसे हुए 750 लोग हर गुजरती कश्ती से वो कहते हैं कि मदद मांगते थे, मदद की फरियाद करते थे, मगर वो कुछ पानी की बोतलें और केक वगैरह फेंक कर गुजर जाते थे। अब सारा वक्त जो स्मगलर्स थे झूठी तसल्लियाँ देते रहे कि इटली से इमदाद अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो इमदाद तो ना आनी थी और ना ही आई, मगर बदकिस्मत सवारों का आखिरी वक्त ज़रूर आ गया। अच्छा, जब कश्ती डूबी तो कुछ ही अफराद ट्यूब के ज़रिए बचने में कामयाब हुए। इससे आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खोड़ो साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी खोड़ो साहब, आप माजी में अहम और मुतल्लिका वजारतों पर रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में मुल्क से जा रहे हैं और हुकूमत इस बारे में यकीनी तौर पर फ़िक्रमंद तो होगी, कितनी फ़िक्रमंद होगी? कोई ज़माना था जब भुट्टो साहब ने कहा कि हर एक को पासपोर्ट मिलना लाजिम है, आईनी हक है। हर एक ने CNSE कार्ड बनाना जायज़ है, फ़र्ज़ है। और ये तब इसलिए किया गया था कि ये लोग बाहर जाएं और वहाँ से रोज़गार कमाएं और अपने घर वालों को भेजें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। उस वक़्त तो ये बहुत अप्रिशिएट की जाती थी बात कि उस वक़्त भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती थी, तभी तो लोगों ने बाहर जाके आबादी की। और उसके बाद आप 8 लाख लोगों की बात कर रही हैं या 10 लाख लोगों की बात करें, अभी तक वो अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं और अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं और पाकिस्तान का भी ख्याल होता रहता है। यहाँ अब भी आप कह रही हैं कि महंगाई है, रोज़गार के मौके कम हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ रही, कितनी भी कोशिश हो रही है। एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात ये 1 साल की नहीं कर रहा हूँ। आप कर लो, 2018 से कर लो, कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी, कौन था हुकूमत में? कभी हम थे, कभी वो था। उससे पहले भी हुकूमतें थी, उससे पहले भी हुकूमत थी, इससे पहले मुशर्रफ की भी हुकूमत थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो जो जोर है वो कभी एनर्जी क्राइसिस की वजह से नहीं बढ़ा, कभी लोकल प्रोडक्शन में टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ा, तो लोगों ने कुछ न कुछ रास्ता लेना पड़ता है। अब कुछ लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कभी दुबई जाते थे, कभी सऊदी जाते थे, कभी आपने देखा था कि समंदर में चल पड़े थे पैदल कि जी हमें वहाँ पहुँचना है। ये सारी चीज़ें होती रही हैं पाकिस्तान में। हमारा मुल्क है, पसमानदा मुल्क है, अभी 3rd वर्ल्ड कंट्री में से है, इसलिए जाने की कोशिश तो करते हैं। यहाँ से तो चले गए वो इटली और वहाँ से यूनान में पहुँचे। यूनान में कश्ती का मसला हुआ। इनको भी पता था कि ये इलीगल तौर पे इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। इलीगल तौर पर जाने के लिए जब कोई होते हैं तो ऐसी ही हालत अमेरिका में हुई जब मैक्सिकन जाते थे अमेरिका ने तो दीवार खींच ली
अमेरिका ने दीवार खींच के उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही हादसा होते थे, ऐसी ही फिल्में बनती थी कि जी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बुरे हालत में पहुँच रहे हैं, छुप छुपा के आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये इधर भी होता था, उधर भी होता था। इसमें एक चीज़ है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पाकिस्तान का ही एक इदारा है जिसमें लोग अप्लाई करते हैं कि जी हमें बाहर जाने के लिए गुंजाइश पैदा की जाए, और वो मुल्कों से राब्ता करके कुछ न कुछ वर्क फोर्स की डिमांड उनकी होती है, जिसकी वजह से उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती, समझो निग्लिजिबल होती है। जितने लोगों की ज़रूरत होती है बाहर जाने की, निग्लिजिबल होती है। यहाँ से पता नहीं कितने दुबई जाते हैं, वापस भेजे जाते हैं क्योंकि उनको अकामा नहीं होता, दुबई से ही शुल्टे उनको वापस कर देते हैं। इस तरह से बेहतर मुमालिक के लिए बेहतर कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनको वर्क फोर्स चाहिए तो पाकिस्तानी कौम आसान सस्ती वर्क फोर्स बन सकती है। जब बांग्लादेश की बन सकती है तो पाकिस्तान की भी बन सकती है। बांग्लादेश की भी बहुत सी जगहों पे लोग हैं, वो उनको एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं मिल जाती है। इसी तरह से पाकिस्तानियों को भी कहीं ना कहीं मिल जाती है। मैं समझता हूँ ये जो कमर्शियल अटाशी हैं, इनको समझना चाहिए, इनको ख्याल रखना चाहिए कि जी यहाँ का हमारा वर्क फोर्स जो है वो मेहनती भी है, बहादुर भी है, सख्त जान भी है, और अगर उनके लिए भी वो कोई प्रमोशन करें, ऐसी हुकूमतों से राब्ता करके अगर आपने ली जाए कि तो हमारे साथ एक सदीक जान मौजूद है। आपकी इजाजत से हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद है। आपकी इजाजत से मैं जरा सदीक जान को भी शामिल गुफ्तगू करूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ खोड़ो साहब। सदीक, आपने खोड़ो साहब को भी सुना। सदीक, इंसानी स्मगलिंग को जड़ से खत्म करने पर कभी भी संजीदगी से ध्यान नहीं दिया गया, बहुत अहम मसला है, तो क्यों हुकूमत इस अहम तरीन मसले को इग्नोर कर देती हैं, तवज्जो नहीं दे पाती हैं? लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे कवानीन तो हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, और फिर हमारी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाली निशान है, FI और इन सब के ऊपर। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इस पर हम ज़ाहिर है बात पहले करते भी हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं भी ज़रा खोड़ो साहब से कुछ सवाल कर लूँ। ज़ाहिर है हमने ये कश्ती वाला जो हादसा हुआ, इस पे आपको पता है बोलने बहुत ट्रांसमिशन भी की और मुसलसल बात भी कर रहे हैं, लेकिन खोड़ो साहब से ज़रा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि पिछले हमने 4-5 दिन में देखा था खोड़ो साहब के कुछ सख्त बयानात आए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के हवाले से। नदीम चंद साहब ने कहा था कि पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वो ज़ाहिर है नून लीग के हाथों में खेल रही है, और उनसे कुछ शिकायत थी। KPK में कुछ फ़ंड की तकसीम का मामला था कि वहाँ पे फजलुर रहमान साहब को बहुत खुश किया जा रहा है। आसमा अरबाब आलमगीर साहबा ने KPK में बताया था कि जो गवर्नर KPK हैं उनके हवाले से बहुत तफज़ात का इज़हार किया था। तो आज क्या, वैसे तो ज़ाहिर है ये KPK और पंजाब से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, लेकिन आप का शुमार मरकज़ी सतह की जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनमें होता है, आप अहम मुशावरत जितनी भी होती है उनका हिस्सा होते हैं, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके पीपल्स पार्टी के नून लीग के हवाले से दूर हो गए हैं, या आप समझते हैं अभी तक कुछ मामलात हैं गड़बड़? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका हमने जिक्र किया है? हमने तो कोई जिक्र ऐसा नहीं किया। हमने तो सिर्फ हुकूमत से कहा था कि सिंध के जो सैलाब ज़दगान थे उनकी तरह मदद को आओ, क्योंकि दुनिया ने भी देखी थी हमारी तबाही, और हमने दुनिया को तवज्जो भी दिलाई, दुनिया को इकट्ठे भी किया। तो अब वो इतना टाइम भी गुजर गया है, लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी सिंध के उन सैलाब ज़दगान की। इसलिए हमें बजट में अलोकेशंस बढ़ा के दी जाए कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और तो कोई मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमारा कौन सा तहफ़्फ़ुज़ात है? हमने कुछ ऐसा कहा नहीं है। और चेयरमैन तहरीक इस्तेकाम में जो पार्टी है उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं निसार खोड़ो साहब? ऐसी कोई तहरीक के ये जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, इसका क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं? मोहतरमा, बात यह है कि किसी भी शख्स को पॉलिटिकल पार्टी बनाने से रोका नहीं जा सकता। ये आईनी हक है, राइट ऑफ एसोसिएशन। राइट ऑफ एसोसिएशन में कोई भी पार्टी बन सकती है। अब मुझे तो इसमें ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ से जो लोग भी निकले उन्होंने ज़्यादातर रुख किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। मैं तरीन साहब जो थे वो इमरान खान की पार्टी को जब वो छोड़े तो वो सारे जहांगीर तरीन साहब के पास जाना उन्होंने मुनासिब समझा। पीपल्स पार्टी के पास भी इतने नहीं आए, नवाज लीग के पास भी इतने नहीं आए,
उन्होंने मुनासिब समझा कि अलग से पार्टी बनाए और अपनी किस्मत आजमाएं। इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, उनका अपना अपना हल्का इंतखाब हो सकता है और उनको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा, एक खबर दे दें जरा खोड़ो साहब, ये जरा बताइएगा, फिर मैं सदीक आपकी तरफ आती हूँ। ये जरदारी साहब आज लाहौर में हैं, जरदारी साहब ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, लाहौर में हैं, जारी बात है अहम मुलाकातें भी होंगी, कुछ सियासतदानों की शमूलियत भी एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। खोड़ो साहब ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो सिंध में क़यादत की तब्दीली की बात हो रही है और मुराद अली शाह साहब को विफाक में शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, तो फिर सिंध को नया वज़ीर आला मिलेगा। ये बहुत वक्त से, बहुत पहले की बात है, इलेक्शन अभी हुए नहीं, आप पहले से बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह अभी बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, अभी टाइम पूरा हुआ नहीं, केयर टेकर हुकूमत आई नहीं, इलेक्शन हुए नहीं, अब ये हवा में तीर चलाने से क्या फायदा। हमने कह चुके हैं कि जी हाँ, हमें न टाइम से पहले इलेक्शन चाहिए न टाइम के बाद इलेक्शन चाहिए, हमें पूरे टाइम पे इलेक्शन चाहिए। और माशाल्लाह हुकूमत ने अपना टाइम निकाला, टर्म पूरा हुआ चाहता है, अगस्त में उसका टर्म पूरा होगा, उसके बाद केयर टेकर की हुकूमत होगी और फिर इलेक्शंस होंगे। तो मैं इसको इलेक्शन का साल क्यों ना कहूँ। हमने तो वाज़े तौर पे कहा है कि पीपुल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। रही बात उसमें किसको कौन सी टिकट मिलती है, कौन से हल्के से खड़ा होता है, ये बात की बात। ठीक है खोड़ो साहब, आपका पॉइंट इसके बाद ठीक है सदीक, मैं आपका कमेंट इसी पे चाहूंगी। क्यों हर एक ने देखें हमारा तरीका क्या है जी खोड़ो साहब। हमारा तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, उस पर बैठ के डिस्कशन होती है, उसका पार्लियामानी बोर्ड बनता है, उस वक्त फैसला होता है कि कौन से को कहां, किसको कहां टिकट दी जाए। ये बात की बातें हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वक्त से पहले का सवाल है। ठीक है जी खोड़ो साहब, आपकी इजाज़त से इसी सवाल पे मैं ज़रा सदीक जान का तज्जिया चाहूँगी। जी सदीक, आप इंतखाबात कब देख रहे हैं, और ये जो सवाल था ये क्या वक्त से पहले का सवाल है? सवाल तो फिर गर्दिश करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है सवाल तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है वाज़े तौर पर कह रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। और जो भी ज़ाहिर है 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो अक्टूबर में या नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मसला यह है कि पीपल्स पार्टी तो वाज़े है, क्लियर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब क्लियर नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि पार्लियामेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दी जा सकती है। फजल रहमान साहब तो बड़े स्ट्रॉन्ग हामी हैं पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने की, और वो नहीं चाहते कि इलेक्शन होने चाहिए। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो आपने सवात में खिताब सुना, जिसमें उन्होंने ये तासुर भी दिया कि कुछ जमातें शायद तैयार नहीं हैं, लेकिन हम पीपल्स पार्टी तैयार हैं। और जो खोड़ो साहब से मैंने सवाल किया था वो इसलिए किया था कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा, एक टॉक शो में बैठ के कहा, कल ही हमने उनका वो शॉर्ट चलाया था, जिसमें फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं KPK में, जिस तरह से निगरान हुकूमत वहाँ पे फ़ंड्स की तकसीम कर रही है और जो मामलात हैं। और नदीम अफजल चांद साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा, जो हमने कल चलाया, जो उन्होंने पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर। फिर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में बात बैठ कर की कि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसकी पीपल्स पार्टी बराबर की जिम्मेदार नहीं है। और ज़ाहिर है बिलावल साहब ने तो बजट के हवाले से एक बयान भी दे दिया, गो कि आज उन्होंने उससे मुख्तलिफ बयान दिया और क्लियर किया कि वफाकी हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए हैं। तो ज़ाहिर है सवाल तो उठेंगे, जिस तरह के बयानात आए। और फिर आपने देखा तलाल चौधरी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए जो कश्मीर में हुए हैं और जो मेयर कराची के हुए हैं, उस तरह के नहीं होने चाहिए। तो ज़ाहिर है बयानात कुछ आए थे, लेकिन आज बिलावल साहब की तकरीर ज़रा उससे मुख्तलिफ थी। उससे तो ये लगा कि मामला सारे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं हुकूमत के साथ, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के। इसलिए खोड़ो साहब से जो है वो सवाल किया गया था। बाकी जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात पूछी है, इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी वाज़े है, लेकिन नून लीग और मौलाना साहब वाज़े नहीं है अभी कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है खोड़ा साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली, ये वक्त से पहले की बातें हैं। अब सवाल तो सारी बातें वक्त से पहले उठने शुरू हो जाते हैं, और कितना वक्त, अब अनकरीब इंतखाबात हो ही जाएंगे, कुछ साल बाद तो नहीं होंगे, 1.5 साल बाद तो नहीं होंगे, कुछ महीनों बाद हो जाएंगे, तो सवाल तो उठना शुरू हो जाएंगे। फिर इस लिहाज से तो ये भी बड़ा अर्ली है, बड़ा जल्दी है कि जिस तरह दावा किया जा रहा है कि अगले वज़ीर आज़म हर हाल में 100% बिलावल साहब ही होंगे, तो ये फिर किस बुनियाद पर कहा जा रहा है? इंतखाबात तो अभी हुए ही नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ। मैं अपने वर्कर्स को गैल्वनाइज करने के लिए भी, मैं वर्कर्स को होप देने के लिए भी, वर्कर्स को जगाने के लिए भी
ये कहूँगा और कहता रहूँगा कि आइंदा का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी होंगे। इसलिए हम सब जागेंगे, जब तक जागेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं तो वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? ये तो हमें कहना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना कहे? पीएमएलएन को किसने रोका है कहने से? मतलब ये सियासी बसीरत के तहत नहीं कहा जाता, या आपको अंदाजा नहीं होता कि अवाम में मकबूलियत है, इस बिना पे नहीं कहा जाता? एक सेकंड, बात सुने ना। मैं गुजारिश करूं जी मरियम नवाज साहबा कैंपेन चला रही हैं, तो कैंपेन चला रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। नहीं तो वो कैंपेन क्या चला रही हैं? या तो अपने लिए प्राइम मिनिस्टर की कोशिश कर रही हैं। इस तरह से बिलावल साहब को भी हक पहुंचता है कि वो भी इस तरह से कैंपेन चलाएं और अपने आप को। मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रही हूं, सबको हक है, सब अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने लीडर के लिए बात करेंगे ना, किसी और के लिए तो नहीं करेंगे। खोड़ो साहब ठीक है, आगे बढ़ते हैं खोड़ो साहब आपकी इजाजत से। सिद्दीक, ये जब पार्टियां, जब जारी बात है ख्वाहिश भी होती है, होमवर्क भी होता है, सब अपनी अपनी तैयारी के साथ आते हैं इलेक्शन कैंपेन में। जब जाते हैं हर पार्टी अपने लीडर के लिए ही नारा लगाएगी, अंडरस्टूड सी बात है। सिद्दीक, इस बात को आप कैसे कंक्लूड करते हैं जो अभी बड़े यकीन से कहा जाता है कि अगले वजीर आजम बिलावल ही होंगे? लेकिन जाहिर है खोड़ो साहब की बात दुरुस्त है कि जाहिर है वो ये नारा लगाएंगे तो अपने कारकुनान को मोटिवेट करेंगे ना, अपने वोटर को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो वज़ीर आज़म जी, तो वो जाहिर है वो अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और जाहिर है जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो इक़्तिदार लेने के लिए और वज़ारत उज़्मा लेने के लिए इलेक्शन लड़ती है ना, कि हम पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें। तो इसलिए उनका एक है, और उधर से नून लीग जो है वो दुरुस्त कहा खोड़ो साहब ने। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, उनकी तायत नाली भी ख़त्म होगी, उनकी सनाएँ भी ख़त्म होंगी। उधर से जो नून लीग के कुछ और लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के एंटी हैं, वो कहते हैं मरियम नवाज वज़ीर आज़म होंगी। तो ये तो ज़ाहिर है अभी बहुत अर्ली है, देखते हैं कि अभी तो सवाल यह है कि इलेक्शन भी होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का ही नहीं नज़र आ रहा कि इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग तो बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते। वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई साल डेढ़ साल के लिए कोई निगरान सेटअप आ जाए, ताकि जो मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है साल डेढ़ साल में लोग वो भूल जाएं, तब जाके इलेक्शन हो, ताकि कोई थोड़ी सी उनकी जो है वो बचत हो सके। और ये भी जरा बता दें कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप सिद्दीक? लेकिन उसके हवाले से भी बहुत अर्ली है। अभी ईद के बाद एक और पार्टी अनाउंस होने जा रही है जो परवेज़ खट्टक साहब करेंगे। अब वो करते हैं नहीं करते, अभी तक तो प्लान यही है कि वो करेंगे, तो अभी उसका भी टू अर्ली है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फ्यूचर होगा। और परवेज़ खट्टक साहब से मेरी वैसे भी बात हुई थी, और वो आप लोगों की भी जब बात होती होगी, तमाम सहाफ़ियों की हमारी जब बात होती है, तो वो इशारतन कह देते हैं कि शायद होगा, लेकिन कह देते हैं अभी थोड़ा सा सरप्राइज़ है, वो क्लियरली उस चीज़ को नहीं बता रहे। जाहिर है अभी वो कैटेगोरिकल तो नहीं कहेंगे कि ना मैं पार्टी बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही बात ना, फिर थोड़ा सा बात वहीं पे खत्म होगी कि आप कहते हैं इट्स टू अर्ली, तो वक्त से पहले खबरें निकल आती हैं, और फिर जो सियासतदान है वो बाद में बता रहे, तो सहाफ़ियों के पास पहले खबर आ जाती है। जी खोड़ा साहब, आपका लास्ट कमेंट। हिजान पैदा करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। सियासी अदम इस्तेहकाम जानबूझकर पैदा किया गया है। चिमगोइयों की फिजा बन गई, अफवाह साजी की फैक्ट्रियां बन गई, और पता नहीं क्या क्या कुछ बोला जाता रहा। अवाम की हैसियत को घटा के और किसी और के तरले किए जाते रहे कि जी हमसे बात करो, हमसे बात करो। अवाम की ये तौहीन है। अगर पीपल्स पार्टी करेगी तो अवाम की तौहीन होगी। मैं समझता हूँ ये अवाम की तौहीन का टाइम नहीं है। अवाम वैसे ही पिसे हुए बहुत हैं, बहुत तकालीफ में हैं, इसलिए हिजान नहीं, ये चलने दे जमहूरी सियासी निज़ाम। ये जमहूरी सियासी निज़ाम में ही हमारी आफियत है। इलेक्शन हो जाएंगे, पूरे टाइम पे होंगे, इंशाल्लाह होंगे, फैसले भी होंगे। ठीक है जी, निसार खोड़ो साहब, सिद्दीक जान, आप दोनों का बहुत के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे हसन निसार साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की जो मौजूदा सियासी मंजरनामे में रोज़ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई अहम पेशरफ सामने आती है। असम्बलियों की मुद्दत की तकमील की तारीख जूं करीब आ रही है, जोड़ तोड़ की सियासत में तेज़ी आ रही है। लंदन में मुलाकातों के दौरे हो रहे हैं और इस्लामाबाद में भी रस्साकशी की फ़ज़ा कायम है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियाँ बढ़ रही हैं और वहीं नौमौलूद सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने आप को मुस्तहकम करने की तगोदो में है। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बादस्तूर लगा हुआ है कि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख सकेगी और क्या इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। अच्छा, मुल्क की इक़्तिसादी हालत भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ख़राब हो रही है। IMF के साथ जो तोसीफ़ फंड है उसके नवे जायज़े की तकमील से पहले ही मुद्दत ख़त्म हो रही है और हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान IMF से किस्त हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के खदशात सर उठा रहे हैं। अच्छा, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में गैर मामूली कमी आई है और दूसरी जानिब अदलिया भी एक कह लें कि बुरानी कैफियत में मुब्तला दिखाई दे रही है। में खलीज बढ़ रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी अब तकसीम वाज़े दिखाई दे रही है। गोया कहीं से भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। ये सारी सूरत हाल जो है कब बेहतर होगी, कब मुल्क नाजुक दौर से निकलेगा, इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर तजियाकार कॉलम नवीस हसन निसार साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन निसार साहब, ये आपने मेरा इंट्रो भी सुना होगा। ये तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं कि इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी? क्या उन्हें पूरी तरह से आज़ादाना कैंपेन करने का मौका मिलेगा? ये सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है। देखें, मुस्तकबिल किसी कौम का हो, किसी फ़र्द का हो, कबीले का हो, पॉलिटिकल पार्टी का हो, ये उसकी परफॉर्मेंस पे उसका इन्हिसार होता है। जैसा आप परफॉर्म करोगे वैसा आपका मुस्तकबिल होगा, जैसा आपका रवैया होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसी आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, जैसे आपका मैनरिज्म होगा। इट्स अ पैकेज। किसी स्टूडेंट का भी अगर आपने मुस्तकबिल जानना है तो देख लें कि वो उसकी अप्रोच क्या है। इज ही फोकस्ड, इज ही हार्ड वर्किंग, डज ही नो व्हाट ही वांट। बस मोटी सी बात है। जिस तरह का परफॉर्म करेंगे उस तरह का मुस्तकबिल होगा इनका। जी ठीक। अच्छा, हसन निसार से भी जरदारी साहब लाहौर में आज और सियासी कुछ मुलाकातें भी होंगी, कुछ शख्सियात की जो ये ज्वाइन भी करेंगे, शमूलियत पीपल्स पार्टी में एक्सपेक्टेड भी है। तो हम देख सकते हैं, आप देखते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है ये अपनी जो मकबूलियत कम हुई है पंजाब में, अब आने वाले इंतखाबात में पंजाब में भी मकबूलियत में इजाफा देखते हैं आप, या अपनी जगह बना सकेंगे ये? देखें बीबी, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, इनकी मकबूलियत बेसिकली चुराई गई थी, उस पर डाका पड़ा था, उस पर नकब लगा था। नवाज शरीफ को जब लॉन्च किया है ज़ियाउल हक ने, तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना बेग बोरो स्टील, ऐसा ब्लैंक चेक पाकिस्तान की तारीख में किसी सरबराह मुमलिकत को भी नहीं मिला जैसा नवाज शरीफ को मिला था। वो क्या था? 60 65 साल के पटवारी, क्रिमिनल्स पुलिस में भर्ती। ये मैं नहीं कह रहा, अब्बास खान सिटिंग आईजी पंजाब, उनकी रिपोर्ट थी जब वो सिटिंग आईजी थे। तो बुनियादी तौर पे ये अगवा की गई थी पीपल्स पार्टी की मकबूलियत, ये चुराई गई थी, या इस पे डाका पड़ा था, या इस पे नकब लगा था। अच्छा, अब नून लीग तो मेरा ख्याल है कि वो बायगॉन इज बायगॉन। वो मेरा ख्याल है कि दुम छला उसका रह रू जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बार बार गवाहियाँ, और अगर कोई बहुत बड़ी धांधली की गई तो वो जिल्लत का बायस होगी, उससे नफरत में इजाफा होगा। अच्छा, अब आए पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी अगेन वही जवाब पार्टली कि वो किस तरह पिछले दिनों मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वॉज इट बिलावल हिमसेल्फ या जरदारी साहब थे, मुझे नहीं याद, इन दोनों में से कोई था। शाहिदा जबी, उसके भाई ने जान कुर्बान कर दी, फांसी चढ़ा, नारे मारता हुआ, बड़ी दिलेरी से वो मरा। वो पता नहीं क्या नाम था उसका, लेकिन शाहिदा जबी बहुत पुरानी वर्कर, पूरा फैमिली इन्वॉल्व था इसमें, ये पीपल्स पार्टी के ये वर्कर्स थे सारे। तो ये उनके घर गए हैं। अगर ये डोर टू डोर जाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने सोए हुए हमदर्दों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को ये बेदार करते हैं, और सबसे अहम बात कि पीटीआई का वोट बैंक तो कोई शक नहीं है, इनमें से किसी का भी वो वोट बैंक नहीं है जो है। अगर ये पीटीआई के वोट बैंक का एक रीजनेबल, अगर वो 10-15% हिस्सा भी, और वो इसलिए आ जाए कि उन्होंने
बेसिकली उनका विलन नून लीग है, पीपल्स पार्टी नहीं है। अगर वो नफरत की बुनियाद पे इनकी तरफ चले गए तो दे विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट रीजनेबल। कितना होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब में दोबारा उनके सफर का आगाज हो जाएगा। एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना रीलॉन्चिंग, इनकी अच्छी हो जाएगी। जी ठीक। अच्छा हसन निसार साहब, अभी आप ये नून लीग के हवाले से जो कह रहे थे कि इनका जो वोट बैंक है वो शायद इतना नहीं होगा पंजाब में, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़े कॉन्फिडेंस से दावा ये कर रहे हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। अच्छा, मेरी बात सुने, हुकूमतें बनना टूटना ये तो एक और तरह का खेल है ना, उसका इस चुड़ैल और इस काबिल नफरत डेमोक्रेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो या राना सनाउल्लाह हो, कोई इनमें से कहेगा कि हमारा वोट बैंक बहुत तबाह हो गया है? बताएं मुझे। मैं भी उनकी जगह पे होता तो ये जाहिर बात है नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना। यही तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं भी होता, आप भी होती, तो पार्टी हो गई बड़ी ठीक है जी, बड़ी ठीक जा रही है। अब अगर मरियम नवाज ही मातम शुरू कर दे या नवाज शरीफ ये कहना शुरू कर दें, अच्छा कहते हैं तो इनडायरेक्टली कहते हैं, कभी आप गौर करना। क्या ठीक शहबाज शरीफ साहब ने ये जुमला कई बार बोला कि हमने अपनी सियासत रियासत पे कुर्बान कर दी। व्हाट डज दैट मीन? कि हमारा वोट बैंक तबाह बर्बाद हो गया। ये इसका सादा उर्दू तर्जुमा है कि हमने अपनी सियासत रियासत पे कुर्बान कर दी। हालांकि ये आधी बात गलत है, कोई कुर्बान शुरबान नहीं की, इनके अपने बड़े मसाइल थे, वो कॉम्प्रोमाइज का एक हिस्सा है। खैर नहीं में वो हमारा मौजू नहीं है इस वक्त, तो ये इनडायरेक्टली तो करते हैं। अभी जो लिबर्टी में गेट टुगेदर था, उसे गेट टुगेदर ही कहना चाहिए। वो कौन सा, इट वाज सच अ पोर शो। उसके बाद भी अगर ढिठाई से को बोलता रहे तो बिस्मिल्लाह को पाबंदी तो नहीं है। तो टॉप टू टो नून लीग का हर बंदा, हाँ अलहदा बैठेंगे, अगर ड्राइंग रूम गॉसिप होगी या जाती हो तो उसमें तो वो कहेंगे जी के और खौफ क्या था इनको पीटीआई से, इतनी नफरत किस बात की है? क्योंकि वो सारा इनका बैंक, वोट बैंक तो लुट गया है और वो मुझे नहीं लगता कि बहाल हो। उसका एक हिस्सा टूट के, जो मैंने पहले अर्ज किया, वो चला जाएगा, जा सकता है, चला नहीं जाएगा, मैं को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, जा सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि ठीक है पीपल्स पार्टी उसको कैसे अप्रोच करती है। जी ठीक है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है वो वोट बैंक। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं, डिफरेंट पार्टियां अब सीट एडजस्टमेंट का सोच रही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अब इन पार्टियों की ज़रूरत बन गई सीट एडजस्टमेंट आगे जाके इंतखाबात में, हसन निसार साहब, क्योंकि सादा अक्सरियत तो शायद किसी के पास जाती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आप गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आप इस पर ज़रा रोशनी डालें, आपको क्या समझ आती है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आई एग्री विद यू जी। इनमें से तो किसी एक में इतना दम नहीं है कि वो मैदान में खड़ा होके कोई फैसला कौन रोल कर सके, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भानुमति का कुनबा है, सीट एडजस्टमेंट मजबूरी है सबकी। जी बिल्कुल सबकी मजबूरी है, आप ठीक कह रहे हो, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं ऐड कर सकता। फिर एक और सवाल आता है ज़हन में हसन निसार साहब। जी जी, आपकी इजाजत से अगर आपकी बात मुकम्मल होगी। हसन निसार साहब, सवाल ये ज़हन में आता है कि अभी कुछ दिन पहले आयशा गुल अली साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने अभी हाल ही में मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की है, तो मैंने उनसे पूछा कि मुस्लिम लीग काफ किसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है पंजाब में? उन्होंने कहा पंजाब में नून लीग के साथ हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर साथ ही ये जो नई पार्टी आई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी लंदन में मुलाकातें हो रही हैं जहांगीर तरीन साहब की। तो इसका मतलब है कि जो सियासतदान है वो माजी में जो भी बयान देते रहे, आगे जाके नजरिए ज़रूरत के तहत कह लें कि वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन वोटर भी क्या दिमाग से सारी बातें, वो जो तमाम चीज़ें होती हैं वो मिटा देता है? वोटर की भी यही साइकी होती है कि चलें कोई बात नहीं, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली, अब वोटर भी भूल गया सब कुछ। सवाल ही नहीं पैदा होता। वोटर की एक परसेंटेज होती है जो बेनिफिशरीज होते हैं, जिनको साइकिल स्टैंड के ठेके, इन बेचारों को ये इतनी की हड्डी शड्डी मिलती है और उनको क्या मिलना होता है? वो साइकिल स्टैंड का ठेका मिल गया, किसी सरकारी एलडीए की कैंटीन का ठेका मिल गया, को मोटरसाइकिल का गाड़ियों के, इस तरह के जो बेनिफिशरीज होते हैं, और इनको छोटे मोटे इनका हॉस्पिटल्स के ठेके ठुके इनको मिल गए, गाड़ियों का के स्टैंड का, ये एक एलिमेंट होता है। वो
वर्कर कम और अपॉर्चुनिस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट तो है, ठीक। वो जिधर मालिक जाएगा, ये तो मालिक मुलाजिम का रिश्ता होता है, ये लीडर और वर्कर का रिलेशनशिप नहीं होता, ये ज़हन में रखना। ये मालिक और मुलाजिम का रिश्ता होता है। तो जिधर मालिक कहेगा वो मुलाजिम पहुंच जाएंगे उधर, वो एक परसेंटेज होगी। बाकी जिस वोटर की अपनी राय होगी, शऊर होगा, जिसमें कोई गैरत होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो घर बैठा रहेगा, वो तो इस तरह नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो आज तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो इनमें से किसी में भी दम नहीं है। इनमें से किसी एक में भी अपने अपने मखसूस को एरियाज वगैरह, कोई जैसे मौलाना फजलुर रहमान की एक अपनी, कोई फलाना को साउथ में हो गया जी, कोई सेंट्रल पंजाब में मोड़ा, मुझे तो ये भी नजर नहीं आता। नून लीग का सबसे ज्यादा कबाड़ा हुआ है पिछले दिनों। इनके जो दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। मैंने किसी चैनल पे ये कहा, मैंने कहा तुम्हारी हुकूमत क्या है? प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, वजीर दाखिला तुम्हारा, वजीर दफा तुम्हारा, वजीर फाइनेंस तुम्हारा, वो तो बाकी क्या होता है? हुकूमत और किसको कहते हैं? यानी ये इसको, ठीक, ये अपनी गैर मकबूलियत से इतने खौफजदा हैं, डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि ये हमारी हुकूमत है। 4 मिनिस्ट्रीज मैंने गिनवा दी जो मैटर, एक काबिल जिक्र वजारत है जो पीपल्स पार्टी के पास है, बिलावल के, उसमें कोई शक नहीं, बाकी तो सारे के सारे यही हैं। असल बेनिफिशियरीज तो है, लेकिन ये मुकर रहे हैं भी सामने आ रही है। ठीक है हसन निसार साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ रही हैं, इस हवाले से पहले तो डिनाई किया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब डिनाई भी नहीं किया जाता। बहुत सी खबरें बाहर आ गई हैं कि जी दोनों पार्टियां अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर आती है? वैसे तो बहुत सी वजूहात होंगी, लेकिन अब क्या आपको वजह ये समझ आती है कि नून लीग? एक मिनट जी जी भाई, ये कभी नजदीक होते ही नहीं भाई जी, ये मुनाफकत है, ये मौका महल के। देखो वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा ना था और तू कभी मेरा ना था। ये सौदे हैं जरूरतों के, ये सौदागर हैं, ये सियासतदान नहीं है। ये नफरतें, एक दूसरे की जबानें काटने वाले, एक दूसरे के लिए गंदी गलीज जबान इस्तेमाल करने वाले। नून लीग, हाउ कैन आसफ जरदारी फॉरगेट? जो तस्वीरें जहाज़ों से फेंकवाई गई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मरहुमा की, उनकी वालिद माओ जैसी थी। ये नहीं 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 नहीं, ये कभी इकट्ठे नहीं थे। ये देखो, ये उंगलियां इकट्ठी हैं, लेकिन निवाला खाने के वक्त इकट्ठी हो जाती हैं, वरना नॉर्मली उंगलियां किसी का किसी से कुछ नहीं मिलता। ये उंगलियां हैं, ये खाने पीने या अपने केसेस छुड़ाने, ये वो अपने एडवांटेजेस की वजह से इकट्ठे होते, बाकी सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ा मशहूर है, ठीक है, अच्छा आपने सुना होगा, नहीं एक मिनट, जी, लेट मी कंप्लीट। वो ये है कि एक गुदड़ी में कई फकीर, फकीर गदागर नहीं होता, याद रखना, वो अल्लाह वाला होता है, फक्र फक्का करने वाला। वो मतलब मैं बता दूं, एक गुदड़ी में कई फकीर रह लेते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 सुल्तान और एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये सदियों की विजडम से जन्म लेते हैं मुहावरे। सो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब सूट करेगा ये एक दूसरे को, फिर गालियां दे रहे होंगे, कल की बात है, देख लेना जी। आगे ठीक, अच्छा हसन निसार साहब, ये कल इसहाक डार साहब ने, वजीर ख़जाना है, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा और उन्होंने किसी जो उनका रवैया था वो आपने भी देखा होगा। तो वजीर ख़जाना है, वो जवाब दें, वो तमाम सवालों के, ख़जाने की कुंजी है उनके पास, उनसे सवाल नहीं होगा तो किससे सवाल होगा? उनका जो रवैया था किस हद तक काबिल मुज़म्मत है? काबिल मुज़म्मत, ये तो मुज़म्मत के काबिल भी नहीं है। आपने कहा जवाब दें, वो जवाब दे, वो खाक हो बेचारा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो जवाब दे क्या? ये छेड़ बन गई है। हमारे बचपन में, आजकल भी होता होगा, चूंकि हम तो बूढ़े हो गए, एक जमाना था कि लोगों की छेड़ें बनती होती थी मोहल्लों में, इधर उधर, ओ बाबा फलां, अच्छा कोई हामला सा नाम रख देते तो वो आगे से गालियां देता था, पत्थर मारता था, वटे मारता था, बद्दुआएं देता था, बुरा भला कहता था। अच्छा अभी वो चुप ही होता था, दूसरा बचा वो बाबा फलां कह के भाग जाता था। वो ये छेड़ है IMF इसहाक डार की, जो हो रहा है इनके साथ। और जितने तुम तराक से आए थे, जितनी बढ़के मारी थी, वो जाहिर है वो भी जेहन में होंगी। तो असाबी तौर पे इसहाक डार साहब पे इतने प्रेशर्स हैं कि वो, मेरा ख्याल है असाबी तौर पे ना, मतलब वो ठीक नहीं है। और
वो जर्नलिस्ट का अपना कहना है कि जी मुझे थप्पड़ मारा, मुझे नहीं पता वो ठीक कह रहा है गलत कह रहा है, लेकिन अगर थप्पड़ मारा है तो वो पूरी सहाफत के मुंह पे मारा है, वो पाकिस्तानी अवाम के मुंह पे मारा है, पाकिस्तान के मीडिया के मुंह पे मारा है। बट आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। मैं तो टीवी शीवी नहीं देखता, आपने तो कहा ना आपने देखा होगा, मैं आई डोंट वॉच टीवी, मैं तो अखबारें पढ़ता हूँ सारी की सारी। वो मैंने पढ़ा है कि उसने कहा है, वो जो भी बच्चा था वो जर्नलिस्ट, उसने कहा जी मुझे थप्पड़ भी मारा है और ये किया वो किया, बट जो कुछ भी इनके साफ जवाब दे चुके हैं, मोटी बात है। अदरवाइज वो मुहज्जब आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। साहब आपने जी ठीक है, ठीक, जिस तरह कि आपने कहा कि पहले बड़ी बढ़ के मार ली गई, तो जो पहले से दावे कर लिए जाते हैं, जैसे हमने तहरीक इंसाफ के दौर में भी देखा था कि असद उमर साहब के आने से पहले बताया गया था कि असद उमर साहब तो पता नहीं मईशत के चैंपियन है, क्या कर लेंगे, फिर नहीं कर सके, फिर उनको चेंज किया गया, हटाया गया। जो पहले से दावे कर दिए जाते हैं, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लेती, तो वो दावे होते हैं वो भी इनके गले में पड़ जाते हैं कि फिर परफॉर्म उसका आधा भी नहीं कर पाते। देखो, बुनियादी तौर पर हम छिछोरे लोग हैं, हल्के लोग हैं। जिसने परफॉर्म करना होता है वो कहता है मेरी परफॉर्मेंस बोलेगी, जिसने कुछ नहीं करना होता ना, डंग टपाना होता है, वो चपड़ कनाती है, उछल उछल के बातें करता है। कहते हैं अत्तार को इत्र के तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। अत्तार जो इत्र फरोश होता है, वो इत्र नहीं बोलता ना, अत्तार बोलता है, उसकी खुशबू बोलती है। सो हमारे यहाँ एक टोटल जुल्फकार अली भुट्टो कहां से शुरू हुआ, रोटी कपड़ा मकान, आज भी उसकी औलाद की औलाद बेच रही है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन नसीब हुआ जो रोटी थी वो भी छिन गई। पिछले 35-40 साल में बेड़ा गर्क हुआ, रोटी भी छिन गई, कपड़ा भी छिन गया। मैंने कहा कि अभी इन्होंने को लंडे के कपड़ों पे, ये सुनने वाली बात है, लंडे के कपड़ों पे जी कोई टैक्स नहीं होगा। वो मैंने कहा शुक्र करो, गोरा अगर शलवार कमीज पहनना शुरू कर दे तो और मौज हो जाएगी। गोरा तो उनकी तो पतलूने कमीजें आएंगी ना, गरीब आदमी तो धोती पहनता है, वो धोती पहनना शुरू कर दे। अच्छा, दूसरा मैंने कहा आइन में तरमीम करो, जिसके पास पहनने को कुछ ना हो वो नंगा बाहर आ जाए तो उसे कानून प्रोटेक्शन दे, ये आइन उसको प्रोटेक्शन दे। सो इसलिए छोड़ो इनकी बढ़के शड़के, किसने नहीं मारी आप मुझे बताएं, एक बताओ। ठीक है हसन निसार साहब, हसन निसार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।